नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे क्या बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार, क्योंकि खुल गए हैं द्वार और सवाल बड़ा है कि हम कितने हैं तैयार। अनलॉक 1 में रियायतों का दौर शुरू हो गया। देश भर में के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों में भक्तों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान सावधानी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बाद खुले धार्मिक स्थल। देश भर के कई हिस्सों में खुले स्थल। घंटे घड़ियालों की गूंजी आवाज। रियायतों के दौर में सावधानी जरूरी। घंटे घड़ियालों की आवाज, धार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही भीड़, बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए भक्तों की चाहत कुछ कहती है। दरअसल कोरोना काल में महीनों से इंतजार कर रहे भक्तों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की। हालांकि इस दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थल खोले गए हैं। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। एमपी के उज्जैन का महाकाल मंदिर खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकते हैं। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहाँ शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां-कहां मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। पंचकूला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी आज नहीं खुलेगा। मंदिर को 9 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। झारखंड के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। एमपी के भी कई धार्मिक स्थलों पर ताला भी लगा रहेगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित ही रहेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा का दर भी नहीं खोला जाएगा। बहरहाल धार्मिक स्थलों में घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन धार्मिक स्थल पर जाएं सावधानी के साथ। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि साधना के साथ कोरोना से भी बचना है। क्योंकि कोरोना के कहर की वजह से कई महीने तक मंदिर बंद रहे और अब खुल गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मंदिरों में जनता कितना नियमों का पालन करती है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर जो धार्मिक स्थल हैं वो फिलहाल खोले जा रहे हैं। कई जगहों पर धार्मिक स्थल अभी भी फिलहाल बंद हैं। उनकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन इस सब के बीच हमें ये समझने की जरूरत है कि कोरोना कहीं गया नहीं है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और हम 3 लाख की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जो संक्रमण की रफ्तार है ये अब जिलों और गांव से भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं।
एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो रात में कभी कुछ फैसला लेता है, सभी सुबह कभी कुछ फैसला लेता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को, कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और उन सब के बीच एक बड़ा फैसला लेकिन गाइडलाइन के साथ ले लिया गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। नंबर थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ संजय गुप्ता, व्यापारी नेता, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और धीरे धीरे और भी गेस्ट जुड़े, उनसे भी आपका हम तारुफ कराएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच उन्हीं ने मैसेज देने की कोशिश करी कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। तमाम जगह पर जहां पर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं उनमें ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर अब भीड़ ज़्यादा होने लगी है। जो डीएनडी फ्लाईओवर्स है वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हुई है, और ये कई शहरों में ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ की जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। और उन सब के बीच हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो 3 लाख तक पहुंच रहा है, लगातार बढ़ता भी जा रहा है। इन सब के बीच संजय गुप्ता भी हमारे साथ है। संजय, मैं समझना चाहूँगा, एक तरफ स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दूसरी तरफ धार्मिक स्थल भी खोले गए हैं। लेकिन क्योंकि आप व्यापारी नेता हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए पूरी तरह से डामाडोल हो गई है, कितना असर आप देख रहे हैं व्यापारियों पर इस लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से सब चीज़ें अनलॉक की गई हैं तो की स्थिति क्या है तब की, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोरोना महामारी के संकट के चलते जो पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, उस लॉकडाउन के कारण पूरे देश के व्यापारियों की और खुद सरकार की सभी की अर्थव्यवस्था पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। उत्पादन पर भी असर पड़ा है, बिक्री पर भी असर पड़ा है, सभी चीज़ों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। और अगर व्यापार के क्षेत्र में देखें तो निश्चित रूप से न केवल लखनऊ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के व्यापारियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। लोगों ने केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की, अन्य वस्तुओं की खरीदारी नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन से अब हम लोग अनलॉक की तरफ शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें धीमे धीमे पटरी पर आने के लिए शुरू हो गई है, व्यवस्था शुरू हो गई है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब बाजार धीमे धीमे अपनी गति को पकड़ेगा। हालांकि ये काफ़ी समय लेगा, ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि लोग अभी भी संक्रमण की चिंता के चलते केवल उन्हीं वस्तुओं की खरीदारी करेंगे जिन वस्तुओं की उनकी प्राथमिकता है। अन्य वस्तुओं की जो लग्जरी की श्रेणी में आती है या अनावश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है, उनकी खरीदारी से लोग बचेंगे। इस वजह से अभी भी बाजार में वापस वो गति नहीं आ पाएगी। संजय गुप्ता, इस बीच हम ये देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, बड़ी तादाद है जहाँ पर लोगों के जो बिजनेस हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। इसके मद्देनज़र देखा जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कि जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जिस बाजार की आप बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ जाए, चीज़ें सुचारू रूप से बढ़ने लगे? देखिए, बेरोजगारी का संकट तो अब और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी लोग जितने भी, चाहे उद्योग में हो चाहे व्यापार में हो, वो सभी लोग अपने अपने खर्चों को कम करने के लिए कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कटौती करेंगे। अपने जो भी आवश्यक खर्चे हैं उनके, उसमें जितनी से जितनी ज़्यादा कटौती हो सकती है वो करेंगे। चाहे वो अपने गोदामों को छोड़ेंगे, चाहे वो अपने कर्मचारियों की छटनी करेंगे, चाहे बिजली का कम उपयोग करेंगे। कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को बचा करके ही उनका आगे का जीविकोपार्जन हो पाएगा। ऐसे स्थिति में सभी लोग, देश में लगभग 8 करोड़ व्यापारी व्यापार करते हैं, और चाहे वो चाय का व्यापारी हो, वो भी कम से कम 1 या 2 आदमी रखता है। तो सभी लोग, एक एक व्यक्ति को भी अगर निकाल लेंगे तो देश में 8 करोड़ लोगों के सामने अब रोजगार का संकट आने वाला है। इसी प्रकार से उद्योग का क्षेत्र भी आता है, उसमें भी इसी अनुपात में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आएंगी।
और जितने भी लोग, चाहे घरों पे काम करने वाले लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उन सबके सामने अब रोजगार का संकट बहुत भयंकर आने वाला है। और रोजगार के साथ साथ जो लोग रोजगार में लगे हैं उनका रोजगार में टिके रह पाना भी कठिन होगा, वो भी आसान नहीं होगा। इस बीच हमारे साथ मिताली चंदोला हमारे स्टेट हेड हैं नई दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिलहाल इस वक्त योगी आदित्यनाथ संबोधित करें, सीधा आपको लेकर चलते लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के अस्पताल में इस वक्त है, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं आजमगढ़ के अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं को जानने के लिए। तमाम डॉक्टर्स वहां पे हैं जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ पूछ भी रहे हैं और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर वो डॉक्टरों से बात भी कर रहे हैं और जो वार्ड बने हुए हैं उनके अंदर भी जा रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे बढ़ रही है और ये संक्रमण की रफ्तार अब कई गांव से भी खबरें आ रही हैं, छोटे कस्बों से भी खबरें आ रही हैं, तो ये भी स्थिति है, इससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। तीमारदारों के हालचाल जानने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आजमगढ़ के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीम के साथ। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आजमगढ़ में है, लेकिन इन सब के बीच हम एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आज बात कर रहे हैं धार्मिक स्थल जो खोले गए हैं उसको लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर साथ ही साथ इस अनलॉक में और लॉक के दौरान व्यापार पे किस तरह का असर पड़ा, साथ ही साथ अब जो धार्मिक स्थल खुल रहे हैं उनको जो गाइडलाइन दी गई है और किस तरह से वो खोले जाएंगे उसको लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल मिताली चंदोला स्टेट हेड नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, नई दिल्ली में इस वक्त आप हैं, राजधानी में भी केसेस की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मैं मिताली समझना चाहूंगा, अब जब चीजें अनलॉक हो रही हैं इस वक्त क्या तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, और खासकर ये जो फैसला लिया गया है तमाम धार्मिक स्थल खुलेंगे, इसको लेकर किस तरह के आज जो भी मंदिर या मस्जिद वहां पे खुले, वहां पे किस तरह की चहलकदमी तस्वीर रही, इसके बारे में मिताली बताएं। देखिए, आपको दिल्ली का अगर बताऊं तो यहाँ पर मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के भी जो मुद्दे हैं उस पर डिप्टी सीएम ने है। और अभी सीएम केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है क्योंकि उनकी खुद की तबीयत खराब है, उनका कोविड टेस्ट होना है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक सरकार जो है किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेकर सामने नहीं आ पाई। इसका ट्रीटमेंट इजाद होना अभी बाकी है, बावजूद उसके अनलॉक किया जा रहा है, तो इससे जो है और लोगों की बढ़ रही है। बल्कि ये बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, लेकिन पर ध्यान लेकर जाना चाहूंगी, जब इन्होंने ट्रैवल शुरू करे थे और मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की प्रयास शुरू करा था और वो तमाम कवायदें शुरू करी थी, तो उसके बाद से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो पहले 8 दिन का हो चुका था वो एकाएक 24 घंटे में जो है काफी ज्यादा तादाद बढ़ती चली गई। और आज की अगर हम बात करें तो जामा मस्जिद खुल गया है, आपका गुरुद्वारे खुल गए हैं, चर्च खुल गए हैं, तो वहां पे लोग देखने को मिले हैं। अभी शुरुआती दौर है तो इसमें लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जो है ये खतरा बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना का अगर आप देखें ये वायरस जो है ये फैलता जा रहा है और ये कम्युनिटी को भी अब अफेक्ट कर रहा है। लोगों का जो आवाजाही है वो ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और ये संक्रमण जो है ये फैलता चला जाएगा। और दुखद बात ये है कि अभी तक इसका वैक्सीन जो है वो इजाद नहीं हुआ है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, भले ही सरकार इकोनॉमी के चलते सारी चीजों को खोले, आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों को खोले, लेकिन इन सब चीजों का आने वाले दिनों में जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आने वाले 15 दिन जो है वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिताली, क्या लगता है, आपने जामा मस्जिद का जिक्र किया, दिल्ली के गुरुद्वारों का जिक्र किया, तमाम धार्मिक स्थलों का आपने जिक्र किया, अब जबकि कुछ जगहें खोली गई हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो गाइडलाइन बनाई गई क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं हिंदुस्तान आस्था का देश है, आस्था
हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हावी और भारी रहती है। लिहाजा बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे कि भाई धार्मिक स्थल खुलें और लोग मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या फिर गुरुद्वारे जाएं। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी मिताली समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण के केसेस जो है 3 लाख की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन स्थिति में क्या आपने देखा वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं? जो लोग जामा मस्जिद जा रहे हैं या फिर जो लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं या फिर जो लोग मंदिर जा रहे हैं? देखिए, बात अगर करें तो अब गुरुद्वारा क्या, मस्जिद क्या और मंदिर क्या या चर्च क्या, सारी मतलब आस्था जो है वो उमड़ की लोगों के आ रही है। अभी आज क्योंकि पहला दिन है तो प्रॉपर जो कायदे कानून नियम है उनका पालन किया गया, बकायदा सर्कल्स बने हुए हैं, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे हैं और अपने कुछ एक लोगों ने तो अपना सैनिटाइज जो इक्विपमेंट्स है वो भी रखे हुए थे, बकायदा हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे, तो वो तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इनिशियल डेज है, आज फर्स्ट डे है, तो उसका जो है मुस्तैदी से पालन किया गया। इवन मंदिरों की अथॉरिटीज की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें या हम चर्च की बात करें, कहीं की बात करें, तो वहां का जो प्रबंधक टीम है उन्होंने भी पूर्ण रूप से जो है हर एहतियात को और हर गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। लेकिन बावजूद इसके मेरा फिर आपके मतलब यही कहना होगा कि अभी तक जो इलाज है वो अभी हमें मिला नहीं है और हमने 3 फेज तक लॉकडाउन के देखा था कि वो हमने भी तब सेल्फ आइसोलेशन था, हम लोगों ने उसका पालन करा था, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो कंट्रोल में था। अब एकाएक जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आने वाले दिन जो है वो इस चीज को लेके काफी भारी साबित हो सकते हैं, खौफनाक भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर गाइड्स की बात करी जाए तो उसका पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखा गया है। आज जहां भी हम लोगों ने जो है जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है तो वहां पे हमें ये चीजों को देखने को मिला है। जी, तो साफ तौर पर लोग बड़ी तादाद पे निकल रहे हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी है क्योंकि धार्मिक स्थल खोले गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक तरफ हम व्यापार की बात कर रहे हैं, हम जब ये देख रहे हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है उनके पास, हम ये भी देख रहे हैं कि कंपनियां बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल है। उस स्थिति में हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ये जो दाम बढ़ाए गए ये कितना इफेक्ट पैदा करेगा जमीनी स्तर पर लोगों में? देखिए, पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। पेट्रोल जो है वो निजी क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से लोगों के जो मंथली खर्चे होते हैं उस पर बोझा पड़ता है। और जो डीजल है ये वस्तुओं को पहुंचाने पे इसका कीमत पड़ता है। डीजल पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, सभी वस्तुओं का लागत मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि डीजल का प्रयोग अधिकतर कॉमर्शियल वाहनों में होता है। और जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन सबके रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो लागत मूल्य है वो बढ़ जाता है। और लागत मूल्य बढ़ने के वजह से उनको बिक्री उनकी महंगी हो जाती है, जो दूसरा व्यक्ति उसको खरीदता है, क्योंकि जीएसटी है तो अलग अलग स्तर पे उसको बढ़ते हुए जाता है, तो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ावा मिलता है। तो सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जीएसटी इस पे वैट जो है डीजल पे और पेट्रोल पे कम से कम रखे, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी, तभी महंगाई पे अंकुश लग पाएगा और इससे बचना चाहिए सरकार को। ये सभी लेकिन संजय, बचने की जगह जब हम देख रहे हैं तमाम दूसरे मुल्कों में पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं, तब हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये दाम को बढ़ाया जा रहा है। और ये तब बढ़ाया जा रहा है जब हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों के लोग मुश्किल में है, लोग दिक्कत में है, खाना पीने को उनके पास नहीं है। अब जब सामान धीरे धीरे ये महंगा होने लग जाएगा तो स्थिति तो और बिगड़ने लग जाएगी। संजय, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अब भारत जैसा बड़ा देश, 135 करोड़ वाला देश, क्या 2 महीने भी एक वैश्विक महामारी के आगे जूझने की शक्ति नहीं रखता। एक ये बहुत बड़ा विषय है कि सरकार को लॉकडाउन खोलने में सबसे पहला काम जो करना पड़ा वो शराब की बिक्री करना पड़ा। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पास जो रिजर्व फंड है, क्या उसकी स्थिति ऐसी है? मुझको लगता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं है, इसकी वजह से उनको डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाने पड़े, क्योंकि सरकार के पास जो राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है वो शराब है और डीजल पेट्रोल है। इसके माध्यम से सरकार के पास अच्छी संख्या में टैक्स आता है। उसके बाद जो वस्तुएं हैं जीएसटी के माध्यम से आता है, लेकिन आबकारी
और डीजल पेट्रोल, ये एक बड़ा वो है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं अपने खजाने को भरने के उद्देश्य से इन चीज़ों में इजाफा किया है। शराब पे भी काफ़ी दाम बढ़ाए हैं। हालांकि चलिए वो तो बहुत तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस मामले में समर्थ होते हैं। लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, ये बहुत उचित नहीं है, वो एक आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने बढ़ाया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार के पास अभी आर्थिक खजाना स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। शायद खजाना जो है उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। तो ये भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ाए गए हैं, और इसका असर साफ तौर पर ज़मीनी स्तर पर देखने को भी मिलेगा। क्योंकि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और अब जबकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उस स्थिति में जब चीज़ें महंगी होने लग जाएंगी तो स्थिति क्या होगी, ये भी समझने की ज़रूरत है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। के न्यूज इंडिया सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वीरेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्लार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे
और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुल गए द्वार लेकिन हम कितने तैयार, ये इस पर हम बात कर रहे हैं। नंबर सभी थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इन सब के बीच सीधे इस वक्त हम मिताली के पास चलते हैं। मिताली, दिल्ली के हिसाब से हम देखें, क्योंकि हम उस स्थिति में अब खड़े हैं जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण के मामले अब 3 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि गाइडलाइन के साथ चीज़ें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त हम आके ये फैसला ले रहे हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार अब बहुत ज़्यादा है? हर जगह से हम देख रहे हैं कहीं पे 20, कहीं पे 15, कहीं पे 5, इस तरह के केसेस लगातार हर दिन सामने आ रहे हैं। और उस स्थिति में हम लगातार चीज़ों को खोलते जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक है मिताली? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मैनेजमेंट की प्लानिंग्स हैं, जो स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने अपनाई है अभी तक, जिस हिसाब से ग्राफ जो है वो एकदम स्टीप कर्व लेता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वो टोटल फेलियर ही साबित हो रहा है। अब इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद खुद आज देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जो है वो क्वारंटाइन हो गए हैं, उनका टेस्ट होगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस की बात आती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो कि एक बहुत बड़ा अगला चैलेंज सरकार के सामने आने वाला है। और इस चीज से संबंधित मनीष सिसोदिया चिंतित हैं, इवन अरविंद केजरीवाल इस पर जो है ये लोग मीटिंग्स वगैरह भी कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर 1% आप सोच के चलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो तब क्या होगा? क्योंकि अभी मॉल्स खुल चुके हैं, आपके रेस्टोरेंट्स को खोला जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि तमाम तरीके के जो है ये गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है और तमाम चीजों को ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, कम्युनिटी में तो चीजें पहुंच गई है मिताली, जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल कुछ गेस्ट जुड़ रहे, उनसे दर्शकों का तारुफ करा दे। महान दिव्यगिरी मनकामेश्वर मंदिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद मोइनुद्दीन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब,
मैं आपसे सवाल मोइनुद्दीन साहब जानना चाहूँगा, जो धार्मिक स्थल है वो खुल रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो या तमाम, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में आपको क्या लगता है, ये फैसला कितना सही है? देखिए, ये फैसला जो सरकार ने लिया है बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी जो फैसले लिए गए यानी धार्मिक स्थलों को लेकर के, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के बारे में, उन सब में ही जो है धार्मिक स्थलों के जो इंतजामकार थे उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो भी उसूल बनाए उसकी पाबंदी की। और कोई भी आदमी ईमेल ये कि रमजान मुबारक मुसलमानों का पाक महीना, जिसमें यकीनी जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी जाता है, लेकिन रमजान मुबारक और ईद जैसी मुबारक हम लोग की नमाज हम लोगों ने अपने घरों में पढ़ी, हम लोग मस्जिदों में नहीं गए। और जो फैसला किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पहले भी था, अभी 5 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर धर्म पे जाके, हमारा मानना ये है कि ये दैविक आपदा है, ये जो है अज़ाब इलाही है, और जो वायरस है उसके बारे में यकीनी ना कोई वैक्सीन आ गई ना कोई डॉक्टर जानता है। तो सबसे बड़ी ताकत जो सुपर पावर कहते हैं, नेचुरल हिंदुस्तान जैसे कि माना है कि धार्मिक जो है को मानने वाला एक स्थान है हिंदुस्तान, और सबसे बड़ा जो है वो ईश्वर है, अल्लाह है, और उसको आदमी भूल गया है। अब जो देवी आपदा आई है वो जाएगी भी तो आपके जो है पूजा पाठ और इबादत के जरिए से जाएगी। लोग मस्जिदों और मंदिरों में जाके अपने गुनाहों, अपने पापों की जो है तलाफी करें, माफी मांगे, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं, और उसके आगे जब गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, माफी मांगेंगे अपने गुनाहों की, तो इंशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान से ये जो कोरोना वायरस आया है ये चला जाएगा। क्योंकि आज ये नहीं, इससे पहले भी जो है आज से कई 100 साल पहले इस तरह की आपदाएं आई हैं, और जब लोगों ने जो है जाकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रो के माफी मांगी तो अल्लाह ताला ने उस अजाब को हटा लिया। तो मेरा ये मानना है ये एक जो है वो एक अजाब इलाही है, और ये जाएगा भी जो है वो धार्मिक स्थलों से ही जाएगा। और यहाँ पर ये धार्मिक स्थलों पे आप पाबंदी लगा दें। अब एक हमारे जो है अभी प्रोफेसर सूफी डॉक्टर साहब का मैंने वीडियो देखा, वो डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि अगर जो है अजानें दी जाए तो बड़े से बड़े जो है वो जो है आपके जो देवी आपदा आती है वो चली जाएगी, बाढ़ हो। ठीक है, मैं आऊंगा मौलाना साहब आपके पास। इस बीच हमारे साथ दिव्यगिरी जी भी हैं। दिव्यगिरी जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले को जो लिया गया है धार्मिक स्थल खोलने का? क्योंकि मेरा मुस्लिम धर्मगुरु जी, उनसे भी यही सवाल था, और मैं आपसे भी सबसे पहले राय यही जानना चाहूँगा। मौजूदा वक्त की स्थिति में संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, हम कम्युनिटी वायरस एक तरह से कह सकते हैं लोगों में स्प्रेड हो रहा है, हर जगह से, छोटी मोटे ज़िलों से, कस्बों से अब कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। उस बीच हम जब धार्मिक स्थल खोलेंगे तो बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर भी लगेगा, तो बाकी चीज़ों की जगह मेरे हिसाब से मुश्किलात पैदा होंगी। सबसे पहले क्या कहेंगी दिव्यगिरी जी आप? देखिए, वैसे तो फैसला ठीक है, जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलिए। देखिए, फैसला तो ठीक है, क्योंकि ये मंथ जून एक ऐसा होता है कि इसमें अधिक से अधिक ट्रांसमिशन जितना भी होना चाहे उसको कर देना चाहिए। और इससे भी 2 महीने ज्यादा अधिक संक्रमण के हैं, जुलाई और अगस्त। इसमें तो पीक पे अन्य प्रकार की भी बीमारियां होती हैं, और कोरोना तो खैर पहले से ही ट्रांसमिटेड है अपने में, तो जितना उसको अभी स्प्रेड होना है जून में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है यही एक कारण होगा मठ मंदिर या अन्य चीजों को खोलने के लिए। और अभी तो फिर भी थोड़ा सा मौसम में गर्मी है या धूप आ रही है या ऐसे करके तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। तो जो कारण है वो तो जायज है, परंतु जो खोलने की नीतियां हैं, जैसे
अचानक से बोल दिया गया कि 8 को धर्मस्थल खुल रहे हैं। 2 से 2.5 महीने तक में जो भी मंदिर या मस्जिद या अन्य जगहों के जो बजट थे वो खत्म हो चुके थे और वो खुद से ही इतने इंतजाम नहीं कर पा रहे थे मंदिर या अन्य अपने जगहों के लिए कि उनको सैनिटाइज भी प्रॉपर वे में मंदिरों को करा दिया जाए या खुलने पे ढेर से ऐसे संसाधन होते हैं जो जुटाने पड़ते हैं खुद। खोलने से पहले एक अगर नीतिबद्ध तरीके से इंतजाम हो जाते। दिव्यगिरी जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम दुकानों को लेकर देखते हैं कि दाएं तरफ की और बाएं तरफ की दुकानें खुली जाए, वहां पर भी हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस का लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी हम देख रहे हैं वो मास्क लगा के भी नहीं चल रही है, सैनिटाइज पे भी ध्यान नहीं दे रही है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं बना रही है। उस स्थिति में जब हम मॉल खोल रहे हैं, जब हम धार्मिक स्थल खोल रहे हैं, तो ये सिचुएशन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें पहले खोली गई 1 जून से 8 जून के बीच में, वहां पे हमने बड़ी तादाद में देखा सड़कों पर लोग थे जहां पे सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे थे। अब ये स्थिति और जिसे कह सकते हैं चीजें और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इंतजाम के मामले में हमारे पास उतने बेहतर इंतजाम नहीं है। मुझे तो लगता है कोरोना के साथ में जीना ही पड़ेगा। आज चाहे आप 8 को खोलिए या 15 को खोलिए या 1 महीने बाद आप खोलिए, आप अपने संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि जिस मैनेजमेंट के साथ में हम लोगों को जगह को खोलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी जब मंदिर खुलने की बात आई तो 2-3 ऐसे दिशा निर्देश थे जो ऊपर से मिल रहे थे कि आप अंदर जो विग्रह है मीन्स जो मूर्तियां हैं वो नहीं स्पर्श करना है और चप्पल जूते गाड़ी में ही रखना है या ग्रंथों को नहीं छूना है। तो मानना है तो अगर आपके जो दिशा निर्देश होंगे वो जो मैनेजमेंट है वो मानेगा, परंतु जो एक सपोर्ट होना चाहिए था, जो इतने बड़े स्तर पे जो बजट निकल रहे थे कि सैनिटाइजेशन के लिए 20 करोड़ है या ऐसे करके, तो वो अगर जब बात करते हैं हम लोग नगर निगम या अन्य संस्थानों से कि मंदिर को सैनिटाइज कर दिए या जो खुलेंगे सुबह शाम कर दिए, तो वो उस पे वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो अगर खोलना है बेहतर है क्योंकि अब बंद बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, चाहे मंदिर हो या अन्य संस्थान हो। ढेर से ऐसे वहां से लोगों के पेट जुड़े होते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक नहीं बंद कर सकते हैं, उनकी रोजी रोटी वहां से जुड़ी है। एक टाइम आएगा जो आपको खोलना पड़ेगा, पर उन खोलने से पहले आपको मैनेजमेंट क्या करना चाहिए था ये जरूर होना चाहिए। ऊपर से बजट पास हो जाते हैं, कुछ भी उस स्तर पे हम देखते नहीं है कि कुछ इंतजाम हो जाए, तो ये तो सोचना होगा। परंतु जो हम लोगों के बजट रहते हैं मठ मंदिर के, वो हमें लगता है कि 2-2.5 महीने पे सबका डाउन हो चुका होगा। तो इसमें अगर सरकार सहयोग करी है, ठीक है। इस बीच दिव्यागिरी जी, मैं चाहूंगा कि आप एक संदेश देने की भी कोशिश करें। वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहूंगा आप एक संदेश दें, जो लोग जो है मंदिर जाएं वो किस तरह के प्रिकॉशन उन्हें लेने की ज़रूरत है और गाइडलाइन को फॉलो करना है उन्हें बहुत ज़रूरी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी लोगों से एक बार अपील करें। जी, वैसे जो हम लोगों को एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी हुई थी वो ये था कि 6 बजे से 9 बजे तक मंदिर खुले जाएंगे और गेट पे ही सैनिटाइजेशन होगा। जो व्यक्ति आएंगे उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा और हमने जो 3 से 4 बिंदु अन्य पब्लिक के लिए जो वक्त आ रहे थे दर्शनार्थी उनके लिए रख रखे थे कि मास्क वो लगा के रखें। घंटे लोग ने हटा दिए थे मंदिर के जो मुख्य द्वार पे हैं, क्योंकि घंटे से ज्यादा संक्रमण फैलता है, 1 घंटे को बार लोग छूते हैं। अगर फिर भी वो पूजन करना चाहते हैं तो सारी सामग्री उनकी खुद की साथ होनी चाहिए। मान ली सेफ वाटर है जो घर में उनका चढ़ता है या जो वो लोग पीते हैं या गंगा जल है, जो भी ऐसा है। अगर आपको लगता है कि मंदिर जाना चाहिए तो आप उस जल को लेके आए भगवान को चढ़ाने के लिए, जिसमें सिर्फ आपका स्पर्श हो। तो एक किट टाइप का, थैला टाइप का आपके पास होना चाहिए अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो। बहुत धैर्य के साथ में, चूंकि हम लोग सुबह से मंदिर खोल दिए थे, 5 बजे हम लोग ने आरती करी थी, तो 6 बजे से ये बार हम लोग का एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि 5 लोगों को सिर्फ अंदर लेना है। तो मुझे तो पहले तो लग रहा था कि किस तरह हो पाएगा, परंतु जब मैंने 6 बजे मंदिर खोला और अच्छे से जो मंदिर प्रशासन है और जो प्रशासन है उससे मैनेज किया, हम 4 को अंदर ले रहे थे
फिर 5वें को हमने लिया, जब 4 दर्शन कर गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही दिव्यगिरी जी। इस बीच एक दर्शक श्रीकांत यादव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत यादव जी अपनी बात को रखें। श्रीकांत यादव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सर, जैसे बाकी सारी चीजों पे, फैक्ट्रियों पे, दुकानों पे बाकी लोग आश्रित होते हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पुजारियों का, ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग है जो मंदिरों पे पूरी तरह से आश्रित है और उनका वो आस्था के केंद्र भी है और वो लोग पीढ़ियों दर पीढ़ियों से सब काम करते आ रहे हैं। और अगर मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल है, इनको हम ज्यादा देर तक बंद रखते हैं तो जैसे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, नौकरी पेशे वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं, इन लोगों का भी जीना खाना ये सारा चीज मुश्किल हो जाएगा। तो इनको खोल के सरकार ने कोई गलती नहीं करी है। दूसरा सर, आते हैं इकोनॉमी पे, तो इकोनॉमी का, जब देश की इकोनॉमी की हालत ऐसी है, इतनी खास्ता है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की हालत क्या होगी। जब कल आपका एक चैनल दिखा रहा था कि 10.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब अगर 10.5 करोड़ में एक आदमी पे 4 लोग ही डिपेंडेंट मान लें तो सोचिए कितनी मतलब बड़ी त्रासदी है। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संजय गुप्ता, जब ये भी कहा गया कि मॉल भी खुलेंगे, लेकिन हम राजधानी लखनऊ में देख रहे हैं बहुत से मॉल के अंदर लोगों ने दुकानें अपनी नहीं खोली हैं। एक इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूँगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हम ये दुकान की बात सुन रहे हैं, अल्टरनेट डेज या दाईं तरफ और बाईं तरफ भी, तो जो व्यापारी हैं वो अपनी बात क्या रख रहे हैं प्रशासन के, उसको लेकर भी थोड़ा सा अपनी बात मैं आऊँगा इस सवाल पर। लेकिन नीतू लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, देखिए सरकार अपनी पॉलिसी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है। जब देखिए सर, हम सैकड़ों में थे तब तो इन्होंने लॉकडाउन किया, अब हम जब लाखों में पहुंच गए हैं तब ये अनलॉक कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ खोल दिया है। सर, इनसे कोई मतलब नहीं है कि लोग मरे या जिए, इनसे कोई और लोग अगर ये चाह रहे हैं कि अब आत्मनिर्भर बनो, अगर ये नहीं खोलेंगे तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे। क्योंकि ठीक है नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू भी अपना दर्द बयां करें। फिलहाल संजय गुप्ता जी, जो मेरा सवाल था उस पर जवाब दें। कुछ मॉल के अंदर दुकानें जो है वो नहीं खुली, आखिर ये मामला क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज केंद्र सरकार ने आज से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में शॉपिंग मॉल के व्यापारियों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। उन व्यापारियों की ये मांग है कि लॉकडाउन की अवधि का हमारा किराया मॉल प्रबंधन माफ करे, साथ में आगे आने वाले 12 महीने के लिए किराया और जो मेंटेनेंस है उसको कम करे, क्योंकि अब व्यापारियों के सामने व्यापार में टिका रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जो सामान्य दुकानें होती हैं उससे शॉपिंग मॉल की दुकानों का किराया बहुत अधिक होता है। उनके ऊपर एक तरफ तो किराए की मार होती है, दूसरी तरफ कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क की मार होती है। ऐसे में आज लखनऊ के सहारागंज, फिनिक्स और फन, इस तरीके से गोरखपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, नोएडा में, कई जिलों में आज शॉपिंग मॉल पूरी तरीके से बंद रहे। उनकी शॉपिंग मॉल की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहीं, क्योंकि व्यापारी अब ये मान के चल रहे हैं कि अगर उनका किराया कम नहीं हुआ तो उनके सामने रोजगार का संकट हो जाएगा। क्योंकि अब संक्रमण के चलते, इस चिंता के चलते लोग शॉपिंग मॉल में बहुत कम आएंगे, जनता और ग्राहक दोनों कम आएंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार में घाटा होगा और भारी किराया दे पाना उनकी बस की बात नहीं होगी। इसलिए आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले राजधानी के सभी मॉल पूरी तरीके से बंद रहे। दूसरा विषय आपने जो क्वेश्चन पूछा कि लेफ्ट और राइट के लिए, तो लगभग लखनऊ में से पूरा लखनऊ खुल गया है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने जिन सड़कों पर डिवाइडर है उनको दोनों तरफ खोलने की अनुमति दे दी है। और सरकार के सामने भी अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं बचे, क्योंकि जान और जहान दोनों की चिंता करती है। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन अभी जब तक आएगी, अगर तब तक के लिए बंद किया जाएगा तो लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और वो जो मामला था उसको लेकर भी अपने ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। बलबीर कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। बलबीर जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, नमस्कार बलबीर जी, बोलिए। भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने जो ये लॉकडाउन खोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है वायरस से लड़ने की सिवाय इम्यूनिटी सिस्टम डेवलपमेंट करने की। जैसे शराब की बोतलों पे या बीड़ी सिगरेट पे लिखने के बाद भी लोग इस्तेमाल करते हैं,
और वर्तमान की ये स्थिति है कि जब आपके पास उपचार की कोई भी वैक्सीन या दवाई या इंजेक्शन नहीं है तो आपको इसके साथ में ही जीना पड़ेगा। और रही इसके लिए सबसे बड़ी बात है, ये बीमारी छुआछूत से और संक्रमित होती है, लेकिन जब आदमी 2 गज की दूरी ही मेंटेन नहीं कर सकता है तो वो किस तरह से इस बीमारी से पार पाएगा। इसके जैसे गाड़ियों में लिखा रहता है कि अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मिताली, संजय गुप्ता को हम सुन रहे थे, वो मार्केट्स का जिक्र कर रहे थे। नोएडा या हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पे मॉल के अंदर की क्या कुछ तस्वीरें लगी और जो दुकानें हैं वो किस तरह से वहाँ पे खुल रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। मिताली, हमने लखनऊ के बारे में पता किया कि मॉल्स में कुछ दुकानें नहीं खुली हैं। क्या ये स्थिति नोएडा दिल्ली में भी है, जहां पर अगर मॉल्स खुले हैं तो उनके अंदर क्या आज दुकानें खुली हैं, या मार्केट किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह के वहां पे नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपको बताना चाहूंगी यहाँ कुछ एक शॉप्स जो है वो तो बंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ एक शॉप्स जो है वो खुली है। और स्पेशली दिल्ली की बात करें तो अगर आप लाजपत नगर की बात करें, वहां पर दुकानदारों के प्रॉपर सैनिटाइज करने के जो है चीजें तैयार कर रखी हैं, बकायदा स्प्रे सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। और जैसे लोग अंदर आ रहे हैं तो कई लोगों ने जो है प्लास्टिक का पर्दा टांग रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। जो भी तमाम गाइडलाइंस हैं और जो भी चीजें हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का और डर का माहौल तो है। कुछ एक जगहों पर जो है दुकानें हमें बंद देखने को मिली, लेकिन अगर हम ओवरऑल चीज की बात करें नोएडा को और आपका दिल्ली का लेते हुए, तो लाजपत नगर के इलाके में, करोल बाग के इलाके में और चांदनी चौक के इलाके में जो मेजर मार्केट है वहां पर हमें काफी दुकानें खुली दिखी है। जी तो सफी कानपुर से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सफी अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों को बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, ये कोरोना घबराने की और फिर आफत की चीज नहीं है। हम लोगों ने इतना समय गुजार दिया है, हम सब इससे वाकिफ है कि हमको इससे कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। और मॉल खुलना, व्यापारिक स्थान खुलना या हमारे प्रतिष्ठान खुलना या हमारे धार्मिक स्थल खुलना, ये हमको आपस में जोड़ने का और हमें इस आपदा से बाहर निकलने का एक माध्यम देते हैं। सामाजिक जन कल्याण में भागीदारी देने का एक माध्यम देते हैं। परंतु हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारे पास इलाज के नाम पर हम क्वारंटाइन कर सकते हैं, सेफ डिस्टेंस कर सकते हैं, डॉक्टर से अस्पताल है, लेकिन हमारा बचाव हमारे हाथ में है। तो बचाव को हम हर हाल में मिल करके अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखते हुए हम उसको निभा सकते हैं। दुकानदार नहीं कह रहा मेरे पास आओ, हमारी तो बहुत सख्त जरूरत है तो हम जाएं। अगर भीड़ देखें तो हमें चाहिए कि उस भीड़ से अपने आप को अलग कर लें, बस इतना ही करना है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और साथ ही साथ मिताली, हमने देखा है कि जैसे राजधानी लखनऊ में जो मॉल्स के अंदर दुकानें नहीं खुली, दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसी जगह है जहां पर मंदिर मस्जिद नहीं खुले हैं या फिर दुकानें नहीं। इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही, क्या वजह है जो ये तमाम धार्मिक स्थल नहीं खोले गए या फिर दुकानें नहीं खोली गई? देखिए, कई जगहों पर ये चीज देखने को मिली है और एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसी तर्ज पर जो है दिल्ली के कई लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं और सोचते भी इसी तरीके से है, क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें तो एक दहशतगर्दी का माहौल तो है। और सबसे बड़ा ये है कि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया देन व्हाट, क्योंकि इसी चीज को लेके, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ही लेकर कल जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के वो बैठक कर रहे हैं। पहले ये अरविंद केजरीवाल ने करी थी, अभी वो जो है खुद क्वारंटाइन हो चुके हैं। तो अभी ये तो आम जनता भी जानती ही है कि ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कई लोग ऐसे हैं जो आज भी उन्हीं एहतियातों को सख्ती से जो है बरत रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना साहब, चलते चलते क्या मैसेज देने की आप आज आप चाहेंगे, क्योंकि जी मौलाना साहब, मैं चाहूंगा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मैंने देखा कि यूपी में ही जहां पे मस्जिदें नहीं खोली गई हैं या फिर मंदिर नहीं खोले गए हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कि जहां मस्जिदें नहीं खुली क्या वजह है, और साथ ही साथ क्या मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे आप?
देखिए, मैं तो एज अ जर्नलिस्ट ये बात बताना चाहूंगी कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर देन क्योर होता है। तो सारी नॉर्म्स का एहतियात बरतना चाहिए, बावजूद उसके जितना हम लोग जो है खुद को फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, वही इसके लिए जो है बेस्ट इलाज है। और हम लोगों को है एक डिसिप्लिन लाइफ की आदत डाल लेनी चाहिए, और जितना हम अवॉइड कर सके वही एक सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि अभी इसकी कोई मेडिसिन इजाद नहीं हुई है। तो आम जनता से यही एक अपील है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी की तर्ज पर काम करते हुए लोगों को अपनी सुरक्षा अपने हाथों करनी चाहिए। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? जी, सवाल बताएं क्या। मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बहुत सी जो मस्जिदें हैं वो नहीं खोली गई हैं, और जहाँ पे मस्जिदें खुल रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे, किस तरह से लोग अंदर जाए? क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान भी, रमज़ान के दौरान बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन कुछ जगहों से ऐसे खबरें भी आई जहाँ पर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए लॉकडाउन के दौरान भी, और पुलिस ने बल का भी इस्तेमाल किया। मैं चाहूँगा आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इस पर खबर ये है कि पहले भी जहाँ तक सारी मस्जिदें हम लोग के जो नॉलेज में है, इक्का दुक्का कहीं पर लोगों ने अगर किया तो किया है लॉकडाउन का पालन, नहीं, वरना हर जगह लॉकडाउन पर पालन किया। रमजान मुबारक में कहा, हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार द्वारा जो जारी जो कामात है उनका पाबंदी से पालन करें, घर से वजू करके जाएं और चप्पलें जो है अपनी बाहर रखें, और वहां पर सैनिटाइज का इंतजाम है, हाथ अपना सैनिटाइज करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे कहा गया टोपी अपनी लगाए, वजू घर से करके जाए और दूरी बना करके नमाज पढ़े, और 5 से ज्यादा लोग मस्जिद में न जाए, 5 से आदमी नमाज पढ़े, और वहाँ के कुरान और जो टोपी है वहाँ की चीजों का इस्तेमाल लगे। ठीक है। तो मौलाना साहब ने एहतियात बरतने की बात करी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महंत दिव्यगिरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद मोइनुद्दीन जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और मैताली, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिम्मेदारी बड़ी है, ये समझने की ज़रूरत है, कोरोना कहीं गया नहीं है, ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच हमें ज़िंदगी भी जीनी है, प्रिकॉशन के साथ ही जीनी है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।